हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पॉलिटी का लेक्चर और पीवाईक्यू डिस्कस करने हैं। क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम सीधे क्लास पे आते हैं। बस एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी डाउट है आप ग्रुप में पूछ सकते हो, मेरी आईडी आपके पास है, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। क्लियर है। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल परेशान मत होना, जहाँ पे जो भी कीवर्ड इंपॉर्टेंट होगा मैं इंग्लिश में बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, जब तक ये पीडीएफ इंग्लिश में नहीं बन जाती तब तक आप ऐसे करिए। हम लोग क्वेश्चंस आज जितने प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे टाइम भी बढ़ाएंगे क्लास का और साथ ही साथ क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और 10 दिन के अंदर पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग कर लेंगे। तो थोड़ा सा 856 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 893 क्वेश्चन हैं टोटल मेरे पास पीवाईक्यू के पीसीएस वाले। ठीक है, तो इनको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बस एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर पढ़ने आए हो पढ़ने बैठना। ठीक है, अगर आप ऐसे इंसान हो कि 5 मिनट बैठते हो फिर चले जाते हो तो ये क्लास आपके लिए नहीं है और पीसीएस की तैयारी भी आपके लिए नहीं है। फिर आप शांति से यहाँ पे बैठो, कॉपी और पेन लेके बैठना। जो क्वेश्चन आपका सही हो जाए आगे बढ़ जाओ, जो क्वेश्चन गलत हो चुपचाप उसको शांति से नोट्स में एक 3-4 मुश्किल से 7-8 पेज के नोट्स बनेंगे आपके पीवाईक्यू के, वो अपने जो प्राइमरी सोर्स है उसमें ऐड कर लेना बस। यानी जो क्वेश्चन आपका गलत हो उसका एक्सप्लेनेशन ऐड करते चलो। क्लियर क्लियर है आपको? चलो, बाकी कोई डाउट है आप पूछिएगा, लेकिन मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं यहां पे मैं जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा पॉलिटी के आगे कुछ दिनों में बहुत अच्छे से कर लिया तो बहुत आसानी से मैं कह सकता हूं कि पॉलिटी के अगर कोई भी क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में आएगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाओ। क्लियर है? बहुत आसानी से, लेकिन बस रिवीजन आप बनाए रखना और चीजें पढ़ते रहना अपने नोट्स से। क्लियर? चलो चलो, क्या क्वेश्चन कह रहा है आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अधिनियम यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की बात कर रहा है, जीएसटी अमेंडमेंट की बात कर रहा है, वहां पे एक्ट की बात कर रहा है, जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। कौन से अधिनियम की यहाँ पे बात कर रहा है, यानी कौन से अमेंडमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये आया कब था? 2016। एक तो 2016 में आया था। क्या कहता है, अगर सिंपल सा इसका इंग्लिश में आप सुनोगे तो ये क्या कहता है कि दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी इन इंडिया। क्लियर है? एक तो जीएसटी को इंडिया में लागू करता है और दिस अमेंडमेंट प्रोवाइडेड द नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी रिजीम। क्लियर? यानी कि संविधान अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान कौन कर रहा है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं। चलो सवाल पढ़ो। कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्लियर? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? चलो बताओ, चलो करो। देखो ध्यान से, जब मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास इसकी बात करता हूं, मतलब अगर मैं मौलिक कर्तव्यों की अगर आपसे बात करूं तो फंडामेंटल ड्यूटीज की यहां पे बात की जा रही है, राइट? हम यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में है? 51A, राइट? 51A में है। क्लियर? अब देखना ध्यान से, जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास इसकी बात करते हैं, बी ऑप्शन की, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है? यानी कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? 51AH। क्लियर? यानी जब हम साइंटिफिक टेम्पर डेवलप की बात करते हैं, साइंटिफिक डेवलप मतलब साइंटिफिक टेम्पर की डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो 51A H में है। ठीक है, सब क्लॉज H में। क्लियर? जब यहीं पे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की बात आए तो इसका मतलब क्या है? टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एड्योर वायलेंस। यानी कि ये किस आर्टिकल में दिया गया है? ये 51A क्लॉज I में दिया गया है।
क्लियर, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करने की बात, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट। और जब संविधान का पालन और इसके आदर्शों के सम्मान करने की बात आती है, टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन या टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, तो इसकी ये किस क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है और ये है 51A क्लॉज ए में। क्लियर, कोई डाउट यहां तक नहीं ना? तो यानी कि हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये भी है और ये भी है, कौन सा नहीं है, ए, है ना। आंसर मिल गया आपको। चलें आगे, इंग्लिश मीडियम कोई डाउट तो नहीं हो रहा अभी तक यहाँ पे? चलो, कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के निम्नलिखित में से, अगर सिंपल सा समझो, कह रहा है कि किस अधिनियम सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। कहने का मतलब क्या है कि जो एक तो मैं आपको सिंपल से बता देता हूं कि जो वायसराय था, है ना, मैं सिंपल तरीके से समझो कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको कभी कभी समझ नहीं आती। तो एक वायसराय की कार्यकारी परिषद होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कुछ पावर थी, राइट। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास कुछ तो पावर रही होगी, देखो उसके अधिकारों की बात कर रहा है ना, प्राधिकार, उसके राइट्स की बात कर रहा है, कुछ पावर इनके पास थी। तो कह रहा है किस एक्ट ने इनकी पावर को और बढ़ा दिया, यानी कैसे बढ़ा दिया? विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा। किसके द्वारा? पोर्टफोलियो द्वारा। पोर्टफोलियो सिस्टम से, किसकी बात कर रहे हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम की, ठीक है। अभी क्लियर है आपको? किस एक्ट ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पावर को पोर्टफोलियो सिस्टम से बढ़ा दिया? तो ध्यान रखना, ये बात कर रहे हैं इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्लियर? आई थिंक क्लियर हुआ होगा। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं कि स्टेटमेंट कौन से सही है कौन से रॉन्ग है, ठीक है। चलें, चलो क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संबंध में है, यानी कि आप ऐसा समझ लो जो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है किनको? पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस को, उससे रिलेटेड ये सवाल है। कह रहा है राष्ट्रपति लोकसभा यानी प्रेसिडेंट लोकसभा के साधारण निर्वाचन के बाद, यानी जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन के बाद प्रथम सत्र में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, यानी मैं इसको इंग्लिश में कहता हूं पार्लियामेंट आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। यानी द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द ज्वाइंट सिटिंग of the both houses of parliament and the commencement of first session after each general election to the Lok Sabha and at the commencement of the first session of each year, है ना, यानी प्रत्येक सत्र के आरंभ में। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? राइट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रपति जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को यानी ज्वाइंट सिटिंग को संबोधित करता है। क्लियर है? एड्रेस करता है ज्वाइंट सिटिंग को, ठीक है, ये भी क्लियर है। और राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, यानी कि ये कह रहा है कि इन हिज एड्रेस, यानी जो भी वो अभिभाषण देते हैं, जो भी वो बोलते हैं, द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्स पार्लियामेंट अबाउट द कॉजेज ऑफ इट्स समन। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, यानी ये दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। ध्यान रखना, जब भी, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो पहला स्टेटमेंट है ये आर्टिकल 87 क्लॉज 1 की बात है। क्लियर? ये आर्टिकल 87 क्लॉज 1 ये कहता है कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ध्यान से सुनते चलो, यानी प्रेसिडेंट लोकसभा के साधारण निर्वाचन के बाद जो प्रथम सत्र होगा और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, उसको एड्रेस करते हैं। क्लियर है? चलें, यानी ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत के संविधान में से क्या कथित है, मतलब क्या सही है, ऐसा समझ लो, सही उत्तर चुनना है हमको। क्या कहना है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यानी जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये एक तो आर्टिकल, मैं क्लियर हूं अगर, तो ये आर्टिकल है 59 क्लॉज 1, ठीक है। ये कहता है कि प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, यानी ठीक है, क्लियर। तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा। चले, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, यानी पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट भी होगा और दोनों हाउसेस भी होंगे, क्लियर। ये भी स्टेटमेंट सही, यानी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्लियर। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में संशोधन किसके द्वारा शुरू किया जाता है। इजी सवाल है, मतलब बहुत चर्चे में रहता है अक्सर ये। तो आपको पता है जब भी हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो अमेंडमेंट किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है, संसद में सबसे पहले कौन ला सकता है, तो ध्यान रखना लोकसभा और राज्यसभा ही संविधान में संशोधन इनके द्वारा ही शुरू किया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि द प्रेसिडेंट इनिशिएट करेगा, नहीं। आप ऐसा समझ लो, क्या प्रेसिडेंट संविधान में संशोधन इस कार्य को इनिशिएट कर सकता है, नहीं, ये नहीं कर सकता, क्लियर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट इनिशिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, क्लियर। अब प्रेसिडेंट का रोल तो है ही, द प्रेसिडेंट रोल इज टू गिव एन एसेंट टू द बिल आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर है। अपनी सहमति देता है जब बोथ हाउसेस से वो पास हो जाए, जब दोनों सदनों से वो पास हो जाएगा तो अपनी सहमति देगा, इनिशिएट नहीं करता है, क्लियर। तो एक और दो, इसमें बी ऑप्शन हमारा इज करेक्ट। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो सवाल पढ़ो सबसे पहले। भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं, यानी जब भी हम इलेक्शन कमीशन की हम बात करते हैं तो इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। चलो बताओ। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करना, यानी ये कह रहा है टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी स्पीकर एंड ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्लियर। स्पीकर, क्लियर, इंग्लिश मीडियम, स्पीकर देखो ध्यान से, डिप्टी स्पीकर एंड चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इनके लिए निर्वाचन करता है इलेक्शन कमीशन, नहीं। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्लियर। तो कौन करता है, दीज इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी इनके इलेक्शन की जब बात आती है तो पार्लियामेंट का रोल है। किसका रोल आता है, पार्लियामेंट का रोल आता है, इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं आता, ठीक है। इलेक्शन कमीशन इनका इलेक्शन नहीं कराता है, पार्लियामेंट कराता है, ठीक है, संसद, क्लियर, बोथ हाउसेस में। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करना, रॉन्ग, ये भी गलत। क्यों, जब हम म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जब बात करते हैं, ये म्यूनिसिपैलिटीज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिख लीजिए, क्लियर। तो इनके इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं है, इंडिया के इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल नहीं आता है। फिर किसका रोल आता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। अगर इनकी हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल है, नहीं, स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं यहाँ पे,
स्टेट इलेक्शन कमीशन की हम बात करते हैं। क्लियर है? उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय नहीं भैया, जब उसमें पार्लियामेंट का रोल है और इसमें इनका रोल है तो इनके कोई भी विवाद होगा तो उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं आता, बल्कि ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, बल्कि रोल किसका आता है? हाई कोर्ट का। और दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है मैं बताऊं ना, ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्प्यूट हो इलेक्शन कमी इस इन क्वेश्चंस में, मतलब ये जो क्वेश्चन देख रहे हो इसमें अगर निर्वाचन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी डाउट होगा, जो भी इलेक्शन मेंशन किए गए हैं उनमें पार्लियामेंट्री एंड स्टेट लेजिस्लेशन इलेक्शन आर डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट with an appeal to the Supreme Court. Clear? Election Commission of India does not decide these disputes. उसके पास इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का राइट नहीं है। क्लियर? चलें आगे। आई थिंक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो करेक्शन भी दिया गया। अच्छा, इनके दो ऑप्शन भी नहीं लिखे यहाँ पे। चलो खैर कोई बात नहीं। चलो क्या कह रहा है कि कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे हमको चारों पता लग जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि GVK राव कमेटी की बात कर रहा है, यानी GVK राव कमेटी प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल, प्रखंड स्तर पर, यानी प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल। तो GVK राव कमेटी थी उसने ब्लॉक लेवल पे प्लानिंग की बात करी। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ये जो है ये सही है, करेक्ट है। ठीक है, सही नहीं पूछा इसमें। ठीक है, ध्यान रखना, सही नहीं पूछा है इसमें। चलें आगे। एक चीज ध्यान रखना, जब दंतेवाला की हम बात करते हैं, दंतवाला कमेटी की जब बात की जाती है तो ग्रामीण ऋण इसकी बात नहीं करता, ध्यान रखना। रूरल क्रेडिट की बात नहीं करता है, ये ब्लॉक लेवल की बात करता है। मतलब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मतलब ये प्लानिंग की ही बात करता है, लेकिन जनरली अगर आप देखोगे अगर इसी में, जैसे जब हम संथानम कमेटी की जब बात करते हैं, दंतेवाला कमेटी की जब हम बात करते हैं, तो एक चीज बस आपको ये ध्यान रखनी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक सेकेंड। ओके, जब हम GVK राव कमेटी की जब हम बात करते हैं तो इसकी एक बात ध्यान रखना, इस कमेटी ने क्या सजेस्ट, मतलब रिकमेंडेशन क्या दी थी पता है? इसने कहा था कि हमें पावर को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। पावर क्या करनी पड़ेगी? डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब उसका डिसेंट्रलाइजेशन करो। एंड इसका मतलब ये था कि गिवन मोर पावर टू द लोकल बॉडीज, मतलब लोकल बॉडीज जो हैं हमारी, जो स्थानीय संस्थाएं हैं, उनको और पावर देने की बात की गई। इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि ब्लॉक लेवल पे, सेम ऐसे ही यहां पे भी इसने ब्लॉक लेवल पे ही प्लानिंग की बात करी। ठीक है, यहां पे ब्लॉक लेवल पे ही प्लानिंग की बात की गई थी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बल्कि इसने रूरल क्रेडिट पे बात नहीं की, ये चीज ध्यान रखना, ब्लॉक लेवल पे ही बात करी। अच्छा, संथानम समिति की जब हम बात करते हैं, करेक्ट है, ये 1963 की बात है पहले, तो ये ध्यान रखना है अपने आपको। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसने क्या कहा कि ये पंचायती राज कमेटी, पंचायती राज फाइनेंस की ही बात करती है, करेक्ट है। बिकॉज अगर मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूं तो इसने भी रिकमेंडेशन दी थी टू फाइनेंशियल हेल्थ, ऑटोनॉमी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनको कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी दी जाए। जैसे ये फाइनेंशियल हेल्थ की बात कर रहा था, फाइनेंशियल हेल्थ की इसने बात करी, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को ऑटोनॉमी देने की बात करी। क्लियर है, यहीं से पंचायती राज फाइनेंस कॉर्पोरेशन की इसने बात करी। क्लियर, यानी ये स्टेटमेंट भी हमारे, ये दोनों से ये भी सही हो गया। अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाओं की बात करता है। क्लियर है, ये तो सभी को पता है ना, ये भी क्लियर है हमारा। तो यही हमारा आंसर गलत होगा, कहीं ना कहीं ये सही, ग्रामीण ऋण नहीं, रूरल, मतलब रूरल क्रेडिट की बात नहीं करता है। क्लियर है, हाँ, ये अशोक मेहता समिति जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, आर्टिकल 19 क्या कह रहा है कि एक स्वतंत्रता की मतलब कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई, यानी कह रहा है कौन सा आपका राइट नहीं है, ऐसा समझना है। मतलब मौलिक फंडामेंटल राइट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है,
सभी को पता है शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता है आपको, यानी कि मतलब फ्रीडम टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स इज गारंटीड। किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है ये? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। ठीक है। अच्छा, पूरे देश में इच्छानुसार आप घूम सकते हो, यानी फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यही लाइन लिखी हुई है, पढ़ना कि फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर है? ये भी आर्टिकल में दिया गया। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। कहीं घूमो जाके। किसी व्यापार तथा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता है आपको, करेक्ट, यानी फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, आप ट्रेड करो, बिजनेस करो, कोई भी प्रोफेशन चुनो, कुछ भी करो, आपको उसकी भी फ्रीडम है। ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 19। मुझे जितना याद है मैं बताता चल रहा हूँ आपको, कहीं पे गलती हो जाए तो मैसेज करके बता देना, सर इसको करेक्ट करवा दो, ये यहाँ पे ये नहीं होगा तो मैं करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, वहां की प्रैक्टिस कैरी ऑन। तो इसमें क्या है, ये हमारा नहीं है। ठीक है, क्यों? यानी अच्छा, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं। क्यों? ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसके थ्रू आर्टिकल बना दिया गया 300A, है ना? क्लियर? और यहां से फंडामेंटल राइट से रिमूव होके कैसा राइट बन चुका है? लीगल राइट। क्लियर? क्लियर? जो क्वेश्चंस आपको पता रॉन्ग हो रहे हैं उनको चुपचाप शांति से नोट करते चलो। मैं 50 बार ये चीज बता चुका हूं, बार बार बताऊंगा तो आपका ही समझ आएगा। चलो ठीक है, यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी देख लिया आपने। फिर अगर हम संपत्ति रखने और खरीदने और बेचने की जब हम बात करते हैं तो हाँ, पहले ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में था, राइट? हाँ, ये सही है कि ये पहले फंडामेंटल राइट था, बट नाउ आर्टिकल 300A में इसको रखा गया है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 300A बनाया गया, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से लीगल अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। क्लियर है? क्लियर? चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, फिर आराम से देखो सवाल को। सबसे पहले आराम से सवाल देखो, आप लोग तेजी से नहीं सवाल पढ़ो। कह रहा है नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। तो भाई साहब मैं आपको बता देता हूं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक ही समय में 2 राज्यों के राज्यपाल का पद धारण कर सकता है। क्लियर? पता, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत है। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। यानी जब हम बात करते हैं तो आप बस ध्यान रखना, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 ये क्या कहता है? इट मेड इट पॉसिबल फॉर द सेम पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। क्लियर? यानी अगर हम एक गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो 2 स्टेट ए और बी दोनों में एक ही टाइम पे वो पद धारण कर सकता है। कैसे? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। क्लियर? अब तो नहीं भूलोगे। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बिल्कुल सही, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी आर सही है, आर सही है हमारा, ए गलत है। यानी बी ऑप्शन हमारा सही, ए गलत, आर सही है ना, ये करेक्ट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलो आओ, कह रहा है कि कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है। मतलब कह रहा है विधि के समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए दी गई है। विधि के समक्ष समानता की जब हम बात करते हैं, यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी इसको लिख लीजिए आप लोग, इंग्लिश मीडियम वाले ये वर्ड ध्यान रखना, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, है ना? इक्वालिटी बिफोर द लॉ फॉर बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। क्लियर? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि ये है आर्टिकल 14। क्लियर?
ये आर्टिकल 14 की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है आपको? यानी आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता नागरिकों को भी है यानी सिटीजन्स को भी है, और जो नॉन सिटीजन्स है उनको भी दी गई है। क्लियर? चलो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कौन सा सही नहीं पूछा है ना? हाँ ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए ही सुनिश्चित है। करेक्ट, ये भी सही है। क्यों? ये आर्टिकल 16 है हमारा, ये आर्टिकल 16 की बात करता है। ठीक है, यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज इंश्योर्ड ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर? क्लियर है आपको? ये स्टेटमेंट करेक्ट। चलो, किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्ति है? हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। क्लियर? अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। हाँ, ये क्या कहता है पता? ये कहता है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, है ना, by uniting two or more state or part of state, by uniting any territory to a part of any state, यानी आप किसी राज्य को तोड़ के किसी राज्य में नए राज्य को जोड़ के, किसी बाहरी राज्य को किसी नए राज्य में जोड़ के, किसी भी तरीके से, इस तरीके की पावर केवल और केवल पार्लियामेंट के पास। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है? किसी राज्य का नाम अगर बदलना है तो ये राज्य विधानमंडल की शक्तियां हैं। गलत, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों? द पावर टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट लाइज विद द पार्लियामेंट, नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। ये पावर भी किसके पास है? ये पावर भी पार्लियामेंट के पास है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। चलो मिलान करना है, वेरी गुड। चलो मस्ती से करेंगे हम लोग, आराम से। कह रहा है भारत की संचित निधि, वित्त आयोग, वित्तीय आपातकाल और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जब हम संचित निधि की बात करते हैं यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लिख लो। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्या ये 266 है आर्टिकल? बिल्कुल ये करेक्ट है, डोंट वरी। अच्छा, जब हम वित्त आयोग की बात करते हैं यानी फाइनेंस कमीशन, क्लियर? तो फाइनेंस कमीशन की जब बात की जा रही है तो ये किस आर्टिकल में है? 280, ध्यान रखना। इसकी हम बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है? 280। अच्छा, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की जब बात की जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाए तो किस आर्टिकल में? 360, सभी को पता है। और सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जब इसकी बात करते हैं तो आर्टिकल 148, यानी 1B का 324, 1324, 1324, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे, एक बात देख लो, रिवाइज कर लो। संचित निधि की बात करते हैं तो 266, संचित निधि 266, संचित निधि 266, वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280, संचित निधि 266, वित्त आयोग 280, सीएजी 148, वित्तीय आपातकाल 360। एक दो बार फिर से बोल लो, इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से रिपीट हो सकता है, इनमें से कोई भी रिपीट हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना, इसलिए कह रहे। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत क्या आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की जब हम बात करते हैं यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की जब बात की जाए तो ये क्या एक्सप्लेन करता है? इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं? ठीक है, बताना है आपको।
करो। अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी की यहां पे बात कर रहा है, तो क्या ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत आता है? नहीं। मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध यानी प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, क्या ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर में आएगा? हाँ बिल्कुल, ये करेक्ट है। अच्छा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल कौन सा है पता है आपको? आर्टिकल 23 है, कंफ्यूज मत होना। ये आएगा, ठीक है, करेक्ट। कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज जब हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, यानी यहाँ पे हम चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं जो फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, तो उसको प्रोहिबिशन की बात की गई, उसको रोकने की बात की गई है आर्टिकल 24, आर्टिकल 24। और ये तो हमारा आर्टिकल 23 डायरेक्ट है ना। अच्छा, ये अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 17। कंफ्यूज मत होना, मैं सारी चीज लिखते हुए चल रहा हूं इसीलिए। तो ये आता है, ठीक है, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये आता है ना। चलें आगे। चलो, जब हम अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करते हैं तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं आता। ये आर्टिकल 29 है, ये आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी जब हम माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं तो क्या वो शोषण के विरुद्ध अधिकार में है? नहीं, ध्यान रखना। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है एक प्रकार का। कैसा राइट है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, एक्सप्लॉयटेशन राइट नहीं है। और जो हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं ना, कह दो ये भी फिर आ जाएगा, नहीं, ये इक्वालिटी में आता है, ये राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। अरे पढ़ा होगा यार अब इतना तो। चलें आगे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत करो, फिर इतना ठीक है अभी आपके लिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, सवाल पढ़ो सबसे पहले मस्ती से। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है, यानी हम आपातकालीन स्थिति की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे भारत का संविधान जो 352 है आर्टिकल, वो क्या कहता है? तो ये स्टेटमेंट सही है गलत? स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, नेशनल इमरजेंसी की बात करता है 352, करेक्ट या मतलब सही है या गलत है? सही है ना। अब इसमें तो कुछ ज़्यादा इंग्लिश में नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल, इमरजेंसी कैन अराइज एट एनी टाइम। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, बट ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है, आर भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में कौन सा सही है? चलो, ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है। द स्टेटमेंट जो दिया है, ई गवर्नेंस सरकार की ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी को कम करेगा, गलत है, बल्कि बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। सरकार की लागत कम हो जाती है, बिल्कुल। देखो जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं उसमें ऑटोमेटिंग प्रोसेस, डिजिटल करना, रिकॉर्ड्स जितने भी उनको डिजिटाइज करना, और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी नीड होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इस तरीके से ई गवर्नेंस कहीं ना कहीं जो सरकार की लागत है उसको ज़रूर कम करता है। स्टेटमेंट इज करेक्ट। सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, हाँ बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जैसे पब्लिक फीडबैक, ऑनलाइन ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, डिजिटल फॉरम्स इंक्रीज होंगे, सिटीजन का एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं फीडबैक का सिस्टम आ रहा है, ऑनलाइन ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म भी आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नागरिकों का, जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, उनका योगदान ही तो बढ़ा रही है गवर्नेंस में, है ना। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा।
एंड लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ाता है। गलत। ई गवर्नेंस कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करता है, और आप ऐसा समझ सकते हो मतलब जो इन सारी चीजें रेड टेप जो है ब्यूरोक्रेसी में उसको और कम करता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, यानी 2 और 3 सही है हमारे, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलो मस्ती के साथ आओ। संघ लोक सेवा आयोग को किन स्रोतों से कार्य की शक्तियां प्राप्त होती हैं? यानी जो यूपीएससी की हम बात करते हैं, जब हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, उनको पावर कहां से मिलती है? संविधान से मिलती है, सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन से तो पावर मिलती है। आर्टिकल 315 टू 323 पार्ट 14 है ना। पावर तो भाई यूपीएससी को पावर तो मिल ही रही है यहां से, है ना। फंडामेंटल पावर भी हैं, फंक्शंस के पावर भी हैं, कंपोजिशंस के पावर भी हैं, राइट। यानी पावर हमें संविधान से भी मिल रही है, यानी यूपीएससी को पावर संविधान से भी मिलती है। क्या पार्लियामेंट्री लॉ, यानी जो संसदीय कानून है, पार्लियामेंट्री लॉ है, क्या वहां से उन्हें पावर मिलती है? बिल्कुल। क्लियर है? यानी पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाता है यूपीएससी के लिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। जैसे एक लॉ आया था यूपीएससी एग्जेम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन रेगुलेशन 1958। क्लियर है? ये और स्कोप देता है कहीं ना कहीं। तो आप फिलहाल इतना ध्यान रखो, कोई आपसे एक्ट पूछने नहीं आ रहा, बस आप इतना ध्यान रखो कि हाँ, संसदीय कानून यानी जो पार्लियामेंट्री लॉ है, संसद जो कानून बनाती है, वहां से भी यूपीएससी को पावर मिलती है ना। फिर क्या एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स से, यानी जो कार्यकारी नियम हैं और आदेश हैं, इंग्लिश मीडियम एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स, क्या यहां से यूपीएससी को पावर मिलती है? बिल्कुल, है ना। फिर कन्वेंशंस, हाँ कन्वेंशंस क्या है? प्रथाएं मान सकते हो कि हाँ ये चला आ रहा है तो ये करना है। तो इस तरीके से चारों से यूपीएससी को पावर तो मिलती। दिस स्टेटमेंट मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीधे क्वेश्चंस पे आओ, आगे बढ़ो। 872D देखा, चारों सही है अपने। चलो क्या कह रहा है कि कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही पूछा है। तो आपने यहां देख लिया होगा, है ना, यहां तो देख लिया है, कोई बात नहीं, फिर भी एक्सप्लेन भी तो करना है अपने को, कौन सा एक सही है। तो जब हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो भाई साहब निर्वाचन आयोग है आर्टिकल 324। यानी जब हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, जब हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं वो आर्टिकल 324 में आता है। तो 165 में क्या है? तो भाई साहब 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक, क्लियर। अच्छा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जब हम बात करते हैं तब, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एनसीएससी, एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये किसमें है? ये 38 में है, आर्टिकल 338 में है ना। तो आर्टिकल 148 में क्या है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अभी देख के आए हम लोग जस्ट पीछे। क्लियर। अच्छा, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल बताएंगे आप लोग, चलो कमेंट करो, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल बताओ, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल बताओ। चलो फाइनेंस कमीशन, भाई साहब फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है आर्टिकल 280। तो 263 में क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल। क्लियर। और एनसीबीसी, जब हम एनसीबीसी की बात करते हैं तो बिल्कुल भाई साहब ये तो है ही एनसीबीसी, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये आर्टिकल 338 बी में आता है, ध्यान रखना। लेकिन बट अच्छा, एक कब आया था ये, इसकी इंफॉर्मेशन मैं थोड़ी सी दे देता हूं। 102 यानी 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो था हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 2018 में आया। पहले तो ये भी पता होना चाहिए आपको, ये आया कब है? 2018 में आया है, राइट। क्लियर। तो इस
इसके पहले इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, फिर इट वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट विद इट फंक्शन मेंशन इन आर्टिकल 340। यानी इसके जो पावर की हम बात करते हैं और इसकी एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके जो फंक्शंस हैं ये किसमें मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल 340 में फंक्शंस मेंशन किए गए हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें हाँ मतलब ये जो जब हम 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं जो 2018 में हुआ, एनसीबीसी यहां से बना, इसके पहले ये इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था और ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी। कैसी बॉडी थी? इसके पहले की हम बात कर रहे हैं, हाँ 102वां जो संविधान संशोधन हुआ है इसके पहले की हम बात कर रहे हैं, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था। वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, वैधानिक संस्था थी। किसके अंडर में थी ये वैधानिक संस्था? किसके अंडर में थी? अगर अंडर की बात करें तो किसके अंडर में थी? तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ध्यान रखना ये चीज रिवीजन में आप एक दो बार रिवाइज करोगे याद रहेगा, कोई बहुत टफ नहीं है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्लियर? यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, जब भी एनसीबीसी की बात आया तो 338B जब आया तो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, साथ ही साथ मतलब इसको कहीं ना कहीं आर्टिकल 338B के तहत इसको ऐड किया गया, इस एनसीबीसी को ऐड किया गया। बट इस अमेंडमेंट के पहले, बिफोर इट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इट वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी एक वैधानिक संस्था थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में थी। और इसका जो फंक्शन था, इसके जो फंक्शन मेंशन किए गए थे, जब हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं, इस बॉडी के फंक्शंस की जब बात करेंगे तो 340 में था, आर्टिकल 340 में इनके फंक्शंस मेंशन किए गए थे। क्लियर? यानी क्या था कि ये 340 आर्टिकल पता है क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, समझ में आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है। कहता है, मैं पहले इंग्लिश में बता देता हूं फिर हिंदी में बोलता हूं, ठीक है? स्टेटमेंट, सीधे स्टेटमेंट में बोल रहा हूं। क्या कह रहा है कि द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन, यानी प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करेगा, ध्यान से सुनना, हेलो सुन लो, प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करेगा टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यानी प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करने के लिए कहेगा, मतलब ऑर्डर देगा कुल मिला के, है ना, वो तो खुद करने जा ही नहीं रहा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करने के लिए ऑर्डर देगा कि एक कमीशन अपॉइंट करो जो सोशली एंड एजुकेशनली, यानी जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है। हम किसकी बात कर रहे हैं? सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, उसकी स्थिति को इन्वेस्टिगेट, उसकी कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच करने के लिए। देयरफॉर दिस इज द ओनली करेक्टली मेथड पेयर। इस तरीके से हमें 340 को हम करेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज ये भी गलत होता। लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली जब हमको यहाँ पे निर्वाचन आयोग वाला गलत दिखा तो कहीं ना कहीं ये सही है हमारे लिए, है ना? जब ऊपर के सारे डायरेक्टली गलत दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यही हमारे लिए सही होगा। क्यों? 340 में यहां से पावर थी एनसीबी। माइक गिरा जा रहा है। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, चलो आओ आराम से चलते हैं, मस्ती से। काल क्रमानुसार पहचान करनी, ईयर बताना है भाई सब, बस ज्यादा कुछ नहीं। शंकरी प्रसाद केस कब आया? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा, फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेंगे, इंडिविजुअली क्वेश्चंस भी मिलेंगे हमको। शंकरी प्रसाद केस का अलग क्वेश्चन मिलेगा, सज्जन सिंह का केस, मतलब सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का अलग क्वेश्चन मिलेगा, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट का अलग क्वेश्चन मिलेगा, तो केशवानंद भारती और केरल राज्य का तो अलग क्वेश्चन कई मिलेंगे हमको, वहां पे एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ पे ईयर देख लो, शंकरी प्रसाद का ईयर क्या है? 1951। सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का क्या है? 1965। और गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का क्या है? 1967। एंड द केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973। क्लियर? ये ईयर दिए हैं तो जरा मैच करो। 51, 65, 67, 73, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो याद कर लो, शंकरी 51, सज्जन 65, 67, 63, 51, 65, 67, 63। तो मैंने इसको कुछ याद कराया था शायद पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। एस एस जी के था, मतलब मैंने कुछ ऐसे ही बनाया था कि एस एस जी के याद कर लो।
मतलब कुछ शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद, मुझे एग्जैक्ट याद भी ये नहीं आ रहा मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, शॉर्ट ट्रिक नहीं याद आ रही, लेकिन ये था कि SSG आप याद कर लो, तो यहां से आप ये ध्यान कर लेना, SSG शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद, 51, 65, 67, 73। ठीक है, याद कर लोगे, एक दो बार रिवाइज कर लो। चलो अभी करो, मैं कह रहा हूं अभी करो, अभी करो। चलो अब मैं पूछता हूं, ठीक है। गोलकनाथ किस बताओ कब आया? गोलकनाथ 67, SSG है ना, SSG याद करना है कुल मिला के, बस और कोई चारा है नहीं आपके पास। चले आगे, चलो याद कर लेना, भाई साहब लिखे हुए हैं, बाकी आपकी जिम्मेदारी है, मैं करा रहा हूं सारे सवाल यहां बैठ के, फिर भी नहीं होना है। चलो मिलान करना है। 42वां संविधान संशोधन कब आया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आया? बताने की जरूरत है ही नहीं ना, सभी को पता होगा। 86 वाला भी सभी को, ज्यादातर लोगों को पता होता है। बस अब बताओ 52वां कब आया था? 1985, वेरी गुड। और 96 2011। ठीक है, तो आई थिंक 3 1 4 2 है ना, देखो 3 1 4 2, हाँ 3 1 4 2, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, है ना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया गया। अच्छा, जो 52वां संविधान संशोधन था, ये किससे रिलेटेड था 1985 में? ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड था। आगे पढ़ेंगे, इसको आएगा, कई बार आएगा, डोंट वरी। ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड था। अच्छा, 86वां संविधान संशोधन बताने की तो जरूरत ही नहीं है, सभी को पता होगा, राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा की हम बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट की बात की जाती है यहां पे। क्लियर क्लियर। अच्छा, एक सवाल और, यहां पे जब हम 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो ये किस लिए था? ये था कि जो 2011 में एक तो आया था, तो ये उड़िया लैंग्वेज थी ना, उड़िया लैंग्वेज चेंज टू उड़िया। ठीक है, चले, बस ये इतना डीप में इधर उधर पूछते नहीं है वैसे, लेकिन अगर पूछ लेगा तो बस ध्यान रखना है, उड़िया लैंग्वेज टू दिस चेंज, उड़िया लैंग्वेज टू उड़िया। ठीक है, और भी चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन फिलहाल चलो चलो ये सवाल क्या कह रहा है कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी, हमारी नहीं थी, खैर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए थी, तो पंचायती राज सिस्टम के लिए थी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी, इसने त्रिस्तरीय, यानी कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ लो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम बोला था, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, है ना, 3 टियर पंचायती राज, टायर नहीं टियर, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम इसने रिकमेंड किया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। तो वो कौन से 3 टियर कौन कौन से थे, पता है किसी को? हाँ सभी को पता होगा आई थिंक, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत एट अ विलेज लेवल, है ना, एक तो ये था बिल्कुल, ये विलेज लेवल की जब हम बात करते हैं, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल की हम बात करते हैं, और जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं, उसमें ये नहीं था। तो यही पूछा है क्या नहीं था, तो डी ऑप्शन नहीं था। ठीक है, यानी न्याय पंचायत नहीं था। तो आई थिंक जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है ना। देखो अगर कोई भी चेंज चाहते हो, जैसे मान लो लगे कि नहीं सर ये भी कर सकते हो आप, तो सजेस्ट कर दो एक बार, मुझे लगेगा करने लायक है तो करूंगा, है ना। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे आपको अपने हिसाब से केवल बताना रहता है, मुझे सबका देखना पड़ता है, इस वजह से मैं जितना कर पाता हूँ मैं करता हूँ। तो जैसे अभी चल रहा है, आप लोग पढ़ते रहो, और सारी चीजें मैं करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, एकदम मस्त रहो तुम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, लैग ना हो तो काम ना बने इसका। चलो इस सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, एक अधिनियम था, उस अधिनियम का नाम था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, 2013। क्लियर, इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही लिखा जाता है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है बच्चा, ये यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएगी। ये एक्ट क्या कहता है कि लोकपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति बनेगी सबसे पहले, है ना, एक चयन समिति होगी,
चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त जब राष्ट्रपति द्वारा कर ली जाएगी तब उसकी नियुक्ति लोकपाल की होती। ठीक है, यानी राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर, यानी एक चयन समिति होती है, एक सिलेक्शन कमेटी होती है। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी अपनी सिफारिशें किसको देती है? राष्ट्रपति के पास, उसके बाद लोकपाल की नियुक्ति हो जाती। लेकिन 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 सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे? सवाल ये है कि उस कमेटी में, जो सिलेक्शन कमेटी है ना, उस कमेटी में होगा कौन? प्रधानमंत्री होंगे, बिल्कुल, देखो लिखा हुआ है, उस प्रधानमंत्री होंगे तथा अन्य लोगों के अलावा कौन कौन होगा। चलो अब यहां से बताना है कौन कौन होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, यानी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एनी जज, और नहीं, और एनी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। क्लियर? यानी हम सीजीआई की बात करते हैं या फिर सीजीआई अगर कोई नॉमिनेट कर दे। हम सीजीआई खुद भी है, ध्यान रखना, अगर सीजीआई चाहे तो वो तो है ही, या उसने अगर बोला कि मेरी जगह पे ये नॉमिनेटेड पर्सन आएगा, कोई न्यायाधीश आएगा, नॉमिनेटेड जज, ऐसा लिख लो। ठीक है, तो हम वो आता है इस कमेटी के अंतर्गत कि नहीं? तो बताओ, वो आएगा इस कमेटी के अंतर्गत? बिल्कुल आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति नहीं, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सिलेक्शन कमेटी, ये नहीं आएंगे। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, करेक्ट, और लोकसभा में विपक्ष का नेता यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, करेक्ट। यानी ये तीन हमारे करेक्ट हैं, 1 3 4 डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो क्लियर? आई थिंक लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट की हमने बात करी। जब भी हम लोकपाल की नियुक्ति करते हैं तो एक सिलेक्शन कमेटी बताती है प्रेसिडेंट को कि भैया इनको नियुक्त करना है, लेकिन वो कमेटी में होगा कौन कौन? तो ये लोग होते हैं। ठीक है, चलें आगे। भारतीय भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में, यानी भाषाई अल्पसंख्यक समझो जो लिंग्विस्टिक रूप से माइनॉरिटीज हैं, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो ध्यान रखना, तो संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। ये कथन गलत है बच्चा, ये दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नहीं, ये स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए नहीं किया गया है, ध्यान रखना। सिंगल, ध्यान से लिखो, सिंगल स्पेशल, स्पेसिफिकल नहीं, स्पेशल ऑफिसर, सिंगल स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर द इंटायर कंट्री। ध्यान रखना, हम सिंगल स्पेशल ऑफिसर की बात करते हैं फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर इंटायर कंट्री, यानी पूरे देश के लिए सिर्फ एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, इंडिविजुअल स्टेट के लिए नहीं। तो जो प्रत्येक राज्य यहाँ वर्ड लिखा गया, इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्लियर? चलें नेक्स्ट स्टेटमेंट। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 बी जोड़ा गया। बताओ, बताओ, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। पता है, सातवें संविधान जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, अभी बताया है मैंने 1956 में, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1956 में, वहां से 350 बी जोड़ा गया था विशेष अधिकारी के प्रावधान के लिए, विशेष अधिकारी के पद के लिए। ठीक है, क्लियर? तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, नाइदर नॉट। ये 7वां ही मुझे लग रहा है, एक बार देख लेते हैं, 878, हाँ, बी 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 बी। ठीक है, चलें आगे। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कौन कौन आता है? तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में भैया तीनों आते हैं। पता है, जब भी हम समवर्ती सूची की बात करते हैं तो उसमें सामानों में मिलावट, उत्तराधिकार, और जब भी हम व्यापार और वाणिज्य की बात करते हैं तो उसमें तीनों आते हैं। क्लियर? बिल्कुल तीनों आते हैं, ध्यान रखना। मैं कह रहा हूँ याद करते चलो, रिवाइज करते चलो, मतलब अब रिवाइज क्या करोगे, क्लास चलिए, लेकिन क्लास के बाद एक बार रिवाइज जरूर कर लेना,
अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मत कहना, ठीक है। चलो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ तीनों आते हैं, पता क्योंकि देखो ये तो है ही कॉन्करेंट लिस्ट में, उत्तराधिकार का भी है कॉन्करेंट लिस्ट में। ये जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो एंट्री 30 है ना, सॉरी एंट्री 33 कॉन्करेंट लिस्ट की, उसमें जब आप देखोगे तो उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की गई है। ट्रेड एंड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें तीनों आते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? चलो बताओ, करेंगे। स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित इजी सवाल है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की यहाँ पे बात कर रहा है, क्लियर है। अच्छा, 86वां संविधान संशोधन बताया था आपको, 86 2002 वाला है ना। 86 की बात हम लोग कर चुके हैं, 2002 वाला राइट टू एजुकेशन वाली, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, है ना, क्लियर है। हाँ, और अच्छा ऐसे ही अगर मेन तो अपने को ये सवाल था, क्लियर है। अच्छा, 42वां और 43वां पता है? 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोला गया, प्रस्तावना में नए वर्ड जोड़े गए, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य भी किया गया, वगैरह वगैरह, कई सारी चीजें इसमें ऐड की गई। आप समय के साथ अभी धीरे धीरे पढ़ोगे, मैं आपको करवाता चलूंगा, लेकिन ये सवाल समझ आ गया। चलें आगे। चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए है, ये डीपीएसपी से रिलेटेड है ना। सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखो, सवाल कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यानी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय का मतलब क्या है कि इनफोर्सिएबल, इनफोर्सिएबल की यहाँ पे बात कर रहा है कि दे आर नॉट इनफोर्सिएबल बाई कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? तो ध्यान रखना, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्लियर। प्रवर्तनीय मतलब जबरदस्ती लागू करने वाला नहीं सीन है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना। यानी ये क्या कहता है, आर्टिकल 37 जो है वो क्या कहता है कि किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति इन सिद्धांतों को, यानी डीपीएसपी के इन सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जा सकता कि नहीं इनको फोर्सेबली लागू करो, ये दिया गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये क्या कहता है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, हाँ कर्तव्य जरूर होगा, ये चीज ध्यान रखना, है ना। हम कर्तव्य की बात करते हैं कि आर्टिकल 37 में कहा गया, आर्टिकल 37 की ही यहाँ बात की जा रही, ध्यान रखना, है ना। कहता है कि संविधान में ये जो सिद्धांत दिए गए देश के शासन में मौलिक हैं, कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो बढ़िया सवाल है, इसको मत बनाओ, चलो करो 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 करो, वीडियो पॉज करके सवाल करो, कौन सा सही नहीं है गेस करके करो, चाहे जैसे करो करो। चलो देखो यहाँ पे कह रहा है आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। यानी आर्टिकल 24 कह रहा है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये करेक्टली मैच है या नहीं, ये एक सही है गलत? पहला ही सही सुमेलित नहीं है भाई साहब, ये पहला ही सही सुमेलित नहीं है। पता है आपको, जब भी हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं, जब भी हम उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय की हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, जब भी हम उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होने की जब भी हम बात करते हैं, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की जब बात की जाती है, तो ये है आर्टिकल 129 में, है ना। ये आर्टिकल 129 में दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो 124 में क्या दिया गया है फिर? आर्टिकल 124 में क्या दिया गया है बताएगा कोई? आर्टिकल 124 भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। मतलब क्या है कि आर्टिकल 24 डील्स विद एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर क्लियर, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, यानी कहता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। क्लियर है अब आपको? कोई डाउट तो नहीं? स्थापना और गठन से संबंधित, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर।
अच्छा 136 ये तो सही है हमारा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? मैं बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ, कई बार डाउट्स होते हैं, मैं क्लियरली इसको एक्सप्लेन करता हूँ 136 के बारे में। बहुत ध्यान से सुनना। सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी भारतीय न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा, यानी कोई भी भारत का कोई भी कोर्ट हो या कोई भी ट्रिब्यूनल हो, उसने अगर कोई भी डिसीजन दिया है ना, कोई भी कोर्ट हो, कोई भी न्यायालय हो, उसने अगर डिसीजन दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उसके खिलाफ आदेश, मतलब उस आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। क्लियर? क्लियर? उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत है, मतलब पूरे इंडिया में कोई भी न्यायालय हो, उसने अगर कोई भी निर्णय दे दिया है तो उस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है उच्चतम न्यायालय खुद। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, ये एक विवेकाधीन शक्ति है। और जब हम कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, विवेकाधीन शक्ति का मतलब क्या है? जब हम आर्टिकल 26 की बात करते हैं तो आर्टिकल 26 क्या कहता है? इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर। और जब डिस्क्रिशनरी पावर का वर्ड आता है ना, तो डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या होता है पता? विवेकाधीन। विवेकाधीन यानी स्वयं के विवेक के आधार, विवेक के आधार पे खुद बुद्धि लगा के वो ऐसा कर सकता है। मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, बहुत सिंपल। सर्वोच्च न्यायालय जो है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट जो है, इस मतलब उसको अनुमति नहीं चाहिए किसी भी तरीके की, कोई अनुमति के लिए वो बाध्य नहीं है। अगर उसे लगा कि किसी तरीके का गंभीर अपराध हुआ है या कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल है जिसे सुलझाने की आवश्यकता है, तो वो खुद इसका यूज करता है, फिर आर्टिकल 26 का खुद ही यूज करेगा। हाँ, मतलब अगर आपसे कहे इट इज एन, मतलब इट्स एन ओवर राइडिंग पावर। हाँ, कई बार ये लाइन लिख के आती है कि इट्स एन ओवर राइडिंग पावर। ओवर राइडिंग पावर है उसके पास। ओवर राइडिंग पावर का मतलब क्या है? सर्वोपरि शक्ति है। मतलब सर्वोपरि शक्ति का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। सुरक्षा कवच का मतलब क्या है पता? कि अगर किसी व्यक्ति के मामले में अन्य अनुच्छेद जैसे 132, 33, 34 ये सब, इनके तहत अपील करने की अनुमति नहीं मिली, मान लो 132 के तहत अनुमति नहीं मिली कि व्यक्ति जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके, 134, 133 ये है लेकिन इनके तहत अपील नहीं मिल रही मान लो, तो वो अनुच्छेद 134 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। क्लियर? व्यक्ति 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है ये आर्टिकल, ध्यान रखना। इसलिए विवेकाधीन बोला जाता है कि किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है जहां पर न्याय का गंभीर हनन हुआ हो, या बोल सकते हैं कि किसी भी तरीके का गलत व्यवहार हुआ हो, गलत हुआ और कानून के साथ। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि 136 का मतलब ये है कि ये केवल ट्रिब्यूनल में सैन्य, अच्छा कौन कौन आएगा ना पता, इसके अंदर मैं बता देता हूँ कौन कौन आता है। वेट, मैं लिख देता हूँ, क्लियरली मेंशन करो हर चीज बहुत डिटेल में। जैसे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे, मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स की बात की जा सकती है, बिल्कुल आते हैं। यहाँ पे अगर हम लेबर ट्रिब्यूनल्स की बात करें, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा सर्दी जुकाम है ना। और यहाँ पे अगर हम टैक्स ट्रिब्यूनल की बात करें तो कल से क्लासेस की संख्या भी, क्लासेस की आवर भी बढ़ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी ट्रिब्यूनल है, उनके निर्णयों के खिलाफ ये जा सकता है। अब ऐसा नहीं बाहर के कोई भी ट्रिब्यूनल की बात कर दो, ठीक है। क्लियर? 136, 124 क्लियर हो गया। आई थिंक 129 भी क्लियर है जब हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं तो, है ना। अच्छा, अब एक चीज आप मुझको बताओ कि यहाँ पे जो आर्टिकल 143 दिया गया है, क्या क्लियर मेंशन है आपको? उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है, मतलब स्टेटमेंट का ये मिलान तो सही है हमारा, करेक्ट है। 143 इज इक्वल टू उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। क्या मतलब है? 143 समझाने की तो जरूरत नहीं है, आई थिंक मैं कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ आपको, लेकिन मुझे एक बार पढ़ के देखो, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। यानी भारत के राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के कानून तथा अन्य तथ्यों के प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति मतलब क्या कहता है इसका? जो भारत का राष्ट्रपति है
ध्यान से सुनो, जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति को यदि लगता है कि सार्वजनिक महत्व के कानून है कोई, मान लो इसको लगा कोई ऐसा लॉ है जो सार्वजनिक महत्व का है ना, तो अब क्या मतलब है इसका कि ऐसा समझ लो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, किसके, यानी किसी कानून के संबंध में अगर कोई क्वेश्चन है और लगता है कि ये जो कानून है पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी सार्वजनिक महत्व के लिए जरूरी है, तो उस पर सार्वजनिक महत्व के कानून है, कोई भी लॉ है या कोई तथ्य है, उसके प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय से वो परामर्श ले सकता है। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब आर्टिकल 132 क्या कहता है, देख लो ध्यान से, सामने लिखा हुआ है आपके, उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। कई बार ये मीनिंग नहीं समझ में आती अपीलीय अधिकारिता, मैं अगर सिंपल इंग्लिश में भी लिख दूं तो आर्टिकल 136 132 के बारे में, तो जैसे कई बार आपको देखने को मिलेगा अपील ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स या सुप्रीम कोर्ट अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, पता है क्या वर्ड लिखा मिलेगा, मैं लिख देता हूं, सुप्रीम कोर्ट अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक, अब ये वर्ड लिखा है मान लो आपके लिए, है ना, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है, नहीं समझ में आता, मैं समझा देता हूँ क्लियरली जितना मुझे पता है, मैं बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। क्या कहता है पता, संविधान का अनुच्छेद 132, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विशेष मामलों में उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसके खिलाफ अपील सुन सकता है, तो अब इसके खिलाफ अगर कोई भी आदमी है को 132 के खिलाफ नहीं जा पा रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो वो 136 के खिलाफ जा सकता है। आपने देखा ना अभी, ये चीज है, ये चीज मेंस में काम आती है, खैर उसकी बात नहीं कर रहे अभी, लेकिन अगर आपसे पूछे अगली बार तो चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जैसे कैसे जाएगा, जैसे मान लो संविधान में जैसे 132 में एक्सप्लेन कर दूं, कई बार ये सवाल फंसाते हैं, जैसे 132 के बारे में मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ आपको, तो चीजें ध्यान रखनी है ना, मैं अगर समझा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी साथ देना पड़ेगा, थोड़ा शेयर वेयर कर देना यार, और दोस्तों तक पहुंच जाए। चलो खैर, रही इधर उधर की फालतू की बात, चलो मुद्दे पे आओ। 132 क्या कहता है, आर्टिकल 132 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, पहले यहाँ लिख लो, पहले यहाँ बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ, हाई कोर्ट का कोई ऐसा डिसीजन है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ अपील कर सकता है, अपील सुन सकता है ना। क्लियर? अब देखो आर्टिकल 132 क्या कह रहा है आगे, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, संवैधानिक मुद्दा है, यानी ऐसा समझ लो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी ऐसा लॉ है जो, मतलब ऐसा समझ लो उसकी व्याख्या की बात आ गई, उसके एक्सप्लेनेशन की बात आ गई, हाई कोर्ट ने किया लेकिन गलत कर दिया, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक है, तो होता क्या है, उच्च न्यायालय से सबसे पहले हाई कोर्ट इसको सर्टिफाई करेगा, है ना, हाई कोर्ट क्या करेगा, सर्टिफाई, तब हाँ मतलब हाई कोर्ट क्या करेगा, सबसे पहले इसको सर्टिफाई करेगा, प्रमाणित करेगा कि हाँ वाकई में संविधान की व्याख्या से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद हेलो सुन रहे, फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह दे कि नहीं ये जो मामला है, सर्टिफाई कर दे कि नहीं ये जो मामला है संविधान की व्याख्या से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सप्लेनेशन से संबंधित है, तो आप 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर हाई कोर्ट कह दे नहीं ये प्रमाण पत्र दे ही ना, सर्टिफाई करे ही ना, सर्टिफाइड करे ही ना, तो आप स्पेशल लीव के तहत जाओ, जो अभी आप लोगों ने देखा ये वाला, ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत, है ना, 136 अभी जो आपने देखा, स्पेशल लीव टू अपील, इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो स्पेशल लीव टू अपील, स्पेशल लीव टू
अपील। क्लियर? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर है भाई साहब, समझ लेना हर चीज, एक दो बार रिवाइज भी कर लेना, और ये पीडीएफ के चक्कर में न पड़ना, मैं बता रहा हूँ, नोट करते चलो, पीडीएफ इधर उधर खो जाएगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो भाई साहब मस्ती के साथ मैं सारे सवाल करा रहा हूँ, करते रहो, 10 सवाल और करते हैं अभी, 893 तक करने मैंने बोले थे, तो करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं हटेंगे यहाँ से। पंजाब के विलय के संबंध में कह रहा है 29 मार्च 1849 को, क्या सवाल है, गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। भाई साहब सवाल सुन लो, ये कथन सही है कि गलत? अच्छा गलत कथन पूछा है यहाँ पे, ध्यान रखना। इधर चलो, ए पेन चलो, मेरी पेन चलो, पेन चलो। हाँ गलत कथन पूछा है, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो ये कथन सही है। हाँ 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा की गई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। इसमें इंग्लिश की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, आसानी से समझ में आ रहा होगा। लाहौर की संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे, है ना। पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। लाहौर संधि, ये हिस्ट्री का सवाल नहीं लग रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। हाँ बना ही लिया गया था लाहौर संधि के तहत, सही है। जो सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ना, उसके बाद महाराजा दिलीप सिंह का पूरा सिख साम्राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। तो दिलीप सिंह को 2.5 लाख, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000 लाख, देखा 2.5 लाख एक बार में बोल दिया मैंने। 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई। चलो बताओ क्या सही है गलत? भाई साहब ये गलत है, 2 लाख की बात नहीं की। अच्छा यहाँ से देख लिया है आप लोगों ने, तो बता दो कितनी दी गई थी फिर, चलो बता दो। जिस लिख देना सर मुझे आती थी 50 लाख, ठीक है 50 लाख, है ना। भाई साहब 5 लाख की बात की गई, 50 लाख की नहीं, 2.5 लाख यहाँ है, 50 लाख दे दोगे? 5 लाख की बात की गई, है ना, ठीक है 5 लाख की बात की गई थी। खैर ये पता नहीं हिस्ट्री का सवाल लग रहा है थोड़ा सा, वहां से पता नहीं कहां से आया, चलो कोई नहीं, सवाल आ गया, चलो अब आगे बढ़ो। साइमन कमीशन 2 बार भारत आया, ठीक है सभी को पता है 2 बार आया था। इसने 2 बार भारत का दौरा किया, सही है। साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था, हाँ। जॉन साइमन के नेतृत्व में मतलब आया, मतलब जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट की जानकारी के लिए यहाँ पे आया था। तो कह रहा है इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक का था। ये गलत है, मैं बता रहा हूँ। ये पता इसका जो दूसरा दौरा था, वो पहला दौरा था 3 फरवरी 1928 से लेकर 31 मार्च 1928 तक, ठीक। इसका दूसरा दौरा कब था? इसका दूसरा दौरा जो था सेकेंड 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक था। इसमें जो 29 और 30 लिखा है ये गलत है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हाँ सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, केवल डी इसमें सही है ये। चलो मिलाओ, इजी सवाल फिर से थोड़ा सा, क्योंकि कॉमन सेंस से कर दोगे इस सवाल को आप लोग, कॉमन सेंस से, बिल्कुल कॉमन सेंस से सवाल हो जाएगा आपका, लिटरली कॉमन सेंस से हो जाएगा ब्रो। चलो करो। अरे भाई साहब 26 पता है सबको, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात करता है, यानी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात करता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करता है। इंग्लिश मीडियम, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। और आर्टिकल 40 विलेज पंचायत की बात करता है ना, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत की बात करता है। आर्टिकल 98 सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 98 सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। और अनुच्छेद 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक। चलें आगे। ए का 3, बी का 4, सी का 2, तो पहला यही सही हो जाएगा हमारा। चलें आगे, चलो ये सवाल करो, चलो बताओ। लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेंसी अधिनियम, एक साइड सारे अधिनियम दिए गए हैं आपको, तो आपको एक एक करके बताना है कौन सा सही है कौन सा
गलत, मतलब सॉरी, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है इनको, तो चलो करो। ईयर पता है आपको? क्या ईयर आपको पता है? आई थिंक पता होंगे आपको, मैं लिख देता हूं 1850, 1885, 1891, 1904। ठीक, अब क्लियर? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? 1850, हाँ 1885, 1891, 1904। चलें, 1 2 3 4 ये ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, डोंट वरी। 1 2 3 4 बी ऑप्शन इज करेक्ट हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? चलो बताओ। चलिए बताइए। दो क्लियर, देखो मैं ध्यान से बता देता हूं, जो सभी हम संविधान के 6th अनुसूची की हम जब बात करते हैं, 6ठी अनुसूची की बात करते हैं, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात की गई, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चन सभी डिटेल में हमको आगे मिलेंगे तो और हम देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड को, हाँ ये सही है अपना 1850, 85, 91, 04। चलो आ जाओ। अनुसूचित क्षेत्रों, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। ठीक है, दिस क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, अपने आप में एक अच्छा सवाल है, ऐसा भी नहीं कि फालतू का सवाल है ना। तो अब अच्छा, जो 6ठी अनुसूची वाला सवाल है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये आदिवासी क्षेत्र हैं। यहाँ पे स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की बात की जाती है, यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जब हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वर्ड यूज करते हैं तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी बोला जाता है कई बार, तो ध्यान रखना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। नेक्स्ट सवाल जो है कि भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज शेड्यूल एरियाज, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पता ये 5th शेड्यूल जो है हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। क्यों? ध्यान से सुनो, जो हमारा 5th शेड्यूल है ना, जो हमारा 5th शेड्यूल है, ध्यान से सुन लो, समझ आ जाएगा। जो हमारा 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया एज अ शेड्यूल एरिया। यानी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को एज अ शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं थ्रू एन ऑर्डर, बट आफ्टर कंसल्टिंग विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। क्लियर? उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट तो करोगे। फिर अगले स्टेट ने क्या करा है? अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। यानी 5th शेड्यूल ही ये कहता है कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। लिख लो, 5th शेड्यूल की बात कर रहा है और क्या कहता है? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, सी। ये भी स्टेटमेंट इज करेक्ट है। ठीक है, क्लियर? यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। तो भाई साहब ये स्टेटमेंट भारत के न्यायवादी के बारे में सवाल है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में सवाल है। आप कॉमन सेंस से सोचो कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। द अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखना। और ये किसमें? आर्टिकल 76 क्लॉज 4 में लिखा गया है। ये स्टेटमेंट गलत है, प्रेसिडेंट वर्ड यूज करिए यहाँ पे। 76 क्लॉज 4, आर्टिकल 76 क्लॉज 4 की बात कर रहा है, तो हमें सही बताने हैं। वे संसद के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है। तो भाई साहब ये भी गलत हैं, हकदार नहीं हैं, हकदार हैं, उनके पास पावर। मतलब भैया, अरे यार क्या बात कर रहे हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज द प्रेसिडेंट, वो सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को ऑन द अपॉइंटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर होल्डिंग ऑफिस इज टाइड टू द प्रेसिडेंट्स प्लेजर। ठीक है, वो सिर्फ एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। क्लियर? अब वे संसद के सदस्य के विशेषाधिकार नहीं, संसद सदस्य के। तो भाई साहब ये स्टेटमेंट गलत है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्या पता क्या लाइन लिखी? ध्यान से सुनो। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डज enjoy all the privileges and immunities। जो भी विशेष अधिकार हैं जो संसद के सदस्यों को मिलते हैं वो इनको भी मिलते हैं, भले ये वोट ना कर सकें।
इवन दो दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। वो वोट नहीं कर सकते, ध्यान से सुनो, वो उनको वोट करने का राइट नहीं है, बट जो अदर प्रिविलेजेस हैं, इम्यूनिटीज जो भी दी गई हैं एमपी को, एमएलए को, सॉरी एमपीज को, यानी जो हमारे संसद के सदस्य हैं, उनको जो भी विशेषाधिकार दिए गए हैं वो उसके अधिकार हैं, उनके पास उसके हकदार हैं वो। ठीक है, चल आई थिंक चीज क्लियर हुई होगी आपको। चलें, यानी कि ये दोनों ना तो एक सही है ना तो दो सही, दोनों गलत, ये सही। ठीक, चलो। संविधान संघ की कार्यपालिका की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमुख है, हाँ भैया, और क्या, छोटी मोटी बात थोड़ी है ना। क्लियर, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, करेक्ट है अभी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अच्छा, संघ की कार्यपालिका की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल बताएगा कोई? आर्टिकल है भाई साहब 53 क्लॉज 1, आर्टिकल 53 क्लॉज 1, और ये भी सही है, ए सही है, व्याख्या भी सही है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। सवाल देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। चलो सवाल देखो क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो वर्ड हैं वो उनका सही क्रम क्या है? तो पहला ही सही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, यही सही है। ठीक है, क्लियर। मौलिक अधिकार, अच्छा हाँ, जब भी हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो वो यूएसए से लिए गए, सभी को पता है, बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आर्टिकल 21 क्या कहता है? मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भाई साहब ये गलत है, पता क्यों गलत है? बहुत ध्यान से सुनना, चीजें मैं क्लियर कर दूंगा हालांकि जितना मैं कर पाऊंगा। तो जब भी हम बात करते हैं कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, तो एक चीज ध्यान रखना, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहता है उसमें? ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, लिख लो, ज्ञान कौर इसके बारे में बता रहे हैं, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये जो केस था इसमें क्लैरिफाई किया गया कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। क्लियर, मतलब इसमें क्या लिखा गया, मैं लिख दे रहा हूं, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई और सुसाइड। मतलब राइट टू लाइफ के अंतर्गत ये नहीं आएगा कि आप चाहो तो राइट टू लाइफ है तो इसका मतलब राइट टू डाई भी होना चाहिए, नहीं। एक्टिव यूथेनेसिया रिमेन्स इलीगल ऑल्दो पैसिव यूथेनेसिया, इसके बारे में खैर ये सब बात की बातें हैं, इसमें जितना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यस, क्यों रॉन्ग है बता दिया। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, नहीं भाई साहब, पूर्ण नहीं है, क्वाजा फेडरल इसको बोला जाता है। क्वाजा फेडरल का मतलब ऐसा समझ लो कि प्योरली फेडरल नहीं है, या इसमें ऐसा बोल सकते हो कि अर्धसंघीय बोला जाता है। ठीक है, क्लियर, अर्धसंघीय बोला जाता है। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिमूव्ड। तो भाई साहब केशवानंद भारती के सबने पढ़ा है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, रिमूव नहीं किए जा सकते हैं, उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। के कितने गलत है? तो तीनों, ये BCD गलत है, ए सही है केवल। ठीक है, पंचायती राज के संबंध में क्या कह रहा है? पंचायत समिति जिला परिषद और प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होती है, इसमें सही पूछा है आपसे। तो भाई साहब जो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही। अब मैं बता देता हूं क्यों। 18 नहीं होती, 21 वर्ष आयु है, ये ध्यान रखना। और जब पंचायत की बात करता है उसमें समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से बनती है। तो भाई साहब मैं बता देता हूं, पंचायत की जब हम बात करते हैं ना, ध्यान से सुनना, बहुत इजी सवाल है लेकिन कई बार कंफ्यूज करता है। जब हम पंचायत समिति की बात करते हैं तो ये गलत क्यों है? जब मेंबर ऑफ पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं, इजी है मुझे, मैं बता रहा हूं आपको। जो पंचायत समिति है ना, और एंड
जिला परिषद, ये दोनों, इन दोनों के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं जनता द्वारा, ठीक है, क्लियर, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, लिख लो डायरेक्ट, लिखो डायरेक्टली इलेक्टेड। जब आप लाइन पढ़ोगे तो उसमें यही लिखी है कि पंचायत समिति एंड जिला परिषद कैन बी डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, जैसे एमपी, एमएलए, चेयरपर्सन, लोअर टीयर बॉडीज के जो भी हैं, समटाइम्स कुछ ऑप्टेड भी किए जाते हैं, चुने भी जाते हैं। बट ध्यान से एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, बट द चेयरपर्सन एट दीज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, जब भी हम चेयरपर्सन का चुनाव करते हैं, किसका चुनाव करते हैं, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन मतलब प्रधान जिसको बोलते हो कई बार, जो मुख्य की बात चुनाव करते हैं, उनको ये आपस में मिलके चुनते हैं, बस ये ध्यान रखना, वो डायरेक्टली चुने नहीं जाते। और जब भी हम पंचायत समिति की बात करते हैं तो उसमें उनका भी रोल होता है चेयरपर्सन का, ठीक है, इनसे मिलके पंचायत समिति बनती है, इस वजह से वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, ध्यान रखना, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, उनको ये लोग मिल के चुनते हैं। अब ये चुनेंगे, वार्ड मेंबर जो होते हैं ना, कई बार सुना होगा, ये मिल के अपना एक प्रधान चुन लेते हैं, ऐसा नियम होता है हालांकि, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, होता नहीं है हालांकि, मतलब गांव में आप लोग ऐसा देखते नहीं होगे जल्दी, लेकिन ऐसा रूल ये है, ठीक है। जो मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं ना, जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो चुनते हैं, ठीक है। चलो आज के सवाल बस यहीं तक थे, और बाकी फिर नेक्स्ट में मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपसे एक चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ें रिवाइज करके ही कल आना, कल और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस की संख्याएं भी बढ़ेंगी, समय भी बढ़ेगा, इस वजह से कह रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड वर्क है मैं मानता हूँ, लेकिन आना पड़ेगा, ठीक है। चलें क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर क्लास अच्छी लगी है प्लीज़ 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 मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मन से मेहनत करते रहो, बहुत लगन के साथ मेहनत करनी। कल मैं और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, और अच्छे क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे, और नए नए तरीके से एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करेंगे। बट क्लास में जाने से पहले, क्लास एंड करने से पहले, यू विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025, आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 लिख के जाना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।